नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आसाराम की जिंदगी सलाखों के पीछे तो 3 महीने से भी ज्यादा समय से है, लेकिन अब हवालात की हवा उनके बेटे नारायण साईं भी खा रहे हैं। दोनों ही पिता पुत्र पर एक ही तरह का मुकदमा दर्ज है, बलात्कार का। लेकिन 58 दिनों तक भागते फिरने वाले नारायण साईं की मुसीबत इस बात से बढ़ती नजर आती है कि उसके नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। खंडन करते हैं। कुछ नहीं किया आपने। खंडन करते हैं। इन आरोपों का खंडन करते हैं। जब खुद पर इतना ही भरोसा था तो क्या जरूरत थी नारायण साईं को 2 महीने तक मारा फिरने की। लेकिन जब कानून का हाथ बढ़ा तो बलात्कार का आरोपी नारायण साईं खुद ही अपनी बेगुनाही की गवाही देने लगा। क्या आपको आरोप बनाया गया है? आप आरोप लगे ये भी बीत जाएगा। ये बीत जाएगा, लेकिन जो आरोप है उनका खंडन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? खंडन करते हैं। कुछ नहीं किया आपने। खंडन करते हैं। इन आरोपों का खंडन करते हैं। नारायण साईं पर आरोप है कि इसने सूरत से सालों तक बलात्कार किया। 2 महीने तक छिपता फिरने वाला नारायण साईं जब पकड़ा गया तो खुद को बेकसूर बताने लगा, जैसे नारायण साईं का बाप खुद भी एक नाबालिग के यौन शोषण के मामले में खुद को बेगुनाह बताता रहा। जैसे बाप 1 नंबरी है तो बेटा 10 नंबरी है, उससे पीछे तो नहीं है वो। बेटे के 10 नंबरी होने की तस्दीक तो पुलिस भी कर सकती है, जिसे नारायण साईं 2 महीने तक छकाता रहा। अभी तो शुरुआती दौर है। वो शुरुआत में कोई भी आरोपी अपना जुर्म कबूल नहीं करता है। वो पूछताछ करेंगे, सस्टेन्ड इंट्रोगेशन होगा, उनके सामने फैक्ट्स रखे जाएंगे, उनको पूछा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वो एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इस केस से रिलेटेड जो भी इनके पास जानकारी है वो हमें देंगे। बिल्कुल सही कहा सूरत के पुलिस प्रमुख ने। आखिर मंगलवार की रात जब अपना हुलिया बदलकर दिल्ली आ रहा नारायण साईं पकड़ा गया था, तब तो उसने खुद को नारायण साईं होने से ही इनकार कर दिया था। अब कह रहा है कि वो बेगुनाह है। खंडन करते हैं। कुछ नहीं किया आपने। खंडन करते हैं। इन आरोपों का खंडन करते हैं। नारायण साईं पर लगे आरोपों का कोई सीधा सबूत नहीं दिखता, ऊपर से वो खुद पर लगे आरोपों से इनकार कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि सच्चाई सामने आएगी तो कैसे? तो क्या पुलिस नारायण साईं का नार्को टेस्ट कराएगी ताकि आध्यात्म की आड़ में सालों तक चलने वाले पाखंड की हर सच्चाई साईं की जुबानी ही सामने आ जाए? क्या नारायण साईं की गंदी साजिशों का सच खंगालने के लिए उसकी ब्रेन मैपिंग भी होगी? अभी तो ये सवाल सूरत पुलिस के जहन में ही उमड़ घुमड़ रहे होंगे, लेकिन सूरत पुलिस के कप्तान ने तो इशारा कर दिया है कि सच को सामने लाने और इंसाफ की हिफाजत के लिए ये सब किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर साइंटिफिक एविडेंसेस हमें कलेक्ट करनी है तो नार्को एनालिसिस ही क्यों, ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट पे भी उनको रखा जा सकता है। और हम कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंसेस इस केस में हम कलेक्ट कर पाएँ, उतना इस केस के लिए अच्छा होगा। नारायण साईं की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस इस मामले में नार्को एनालिसिस टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवा सकती है, क्योंकि मामला काफी पुराना है और आरोप काफी गंभीर। वैसे में सबूत इकट्ठा करने के लिए नार्को एनालिसिस टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट काफी जरूरी है। जाहिर है सूरत पुलिस अब नारायण साईं से मुकम्मल पूछताछ करना चाहेगी। खबर है कि सूरत पुलिस नारायण साईं को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। इस जांच में दिल्ली पुलिस की भी मदद ली जाने की खबर है। साथ ही ये भी जांच होगी कि फरारी के दिनों में नारायण साईं की किन किन लोगों ने मदद की। लेकिन कमाल देखिए कि 2 महीने तक पुलिस को चकमा देने वाला नारायण साईं पकड़ा गया तो भी मुद्रा ऐसी बनाई मानो आध्यात्म की नई ऊंचाइयां फतह कर रहा हो। सबसे संगीन आरोपों को भी वो हवा में उड़ाते चल रहा है। क्या आपको आरोप बनाया गया है? आप आरोप लगे। ये भी बीत जाएगा। वो कितने सही हैं? भी नहीं रही, प्रतिकूल भी नहीं रही। ये भी बीत जाएगा। कानून का हाथ बढ़ा तो आध्यात्म पर चढ़ा पाखंड का नकाब 58 दिनों में उतर गया। अब कानून की चौखट पर उसके गुनाहों का हिसाब होना है। गोपी घांगर के साथ अनुज मिश्रा, सूरत, आज तक। नारायण साईं तो खुद को बेगुनाह बता रहा है। अब वो बेगुनाह है या गुनहगार,
इसका फैसला अदालत करेगी। लिहाजा पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि नारायण साईं से वो बलात्कार के आरोपों से जुड़े तमाम पहलुओं का खुलासा करा ले, और इसके लिए पुलिस ने सवालों की एक लंबी फहरिस्त भी तैयार कर ली है, जिनके जवाब वाकई नारायण साईं के लिए आसान नहीं होंगे। अंठावन दिनों तक पुलिस से भागने के बाद पाखंड का ये चेहरा जब पहली बार नमूदार हुआ तो वो उतना ही बेशिकन, बेपरवाह और बेलिहाज दिखा जितना वो आम दिनों में हुआ करता था। कभी वो हाथ उठाकर अपने भक्तों का अभिवादन करता तो कभी ऐसे मुस्कुराता जैसे वो बलात्कार के इल्जाम में नहीं बल्कि किसी और ही वजह से पकड़ा गया हो। लेकिन पुलिस की माने तो धर्म की साख पर बट्टा लगाने वाले इस चेहरे की मुस्कुराहट अब गायब होने वाली है। आध्यात्म के नाम पर बेशर्मी का नकाब ओढ़ने वाले इस चेहरे की रंगत अब उड़ने वाली है, क्योंकि सूरत पुलिस ने अब उसकी करतूतों की कहानी जानने के लिए सवालों की वो लंबी फहरिस्त तैयार की है जिसके जवाब देने में उसके पसीने छूट जाएंगे। ये सवाल न सिर्फ सत्संग के दिखावे से लेकर कलंक की कुटिया तक के हर राज को तार तार करेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि किस तरह सालों साल इस बाप बेटे ने लाखों लोगों की आंखों में अंधश्रद्धा की वो पट्टी बांध दी जो सारी पोल खुलने के बावजूद खुलने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल नारायण साईं के पास बलात्कार के इल्जाम से जुड़े तमाम राज तो हैं ही। इतने दिनों तक पुलिस से भागने के दौरान उसने जो जो हथकंडे अपनाए और जिन जिन लोगों ने उसकी मदद की, पुलिस को अभी उन लोगों का भी पता करना है। वैसे तो पुलिस के पास नारायण साईं से पूछे जाने वाले सवालों की जो लिस्ट मौजूद है वो काफी लंबी है, लेकिन इन सवालों में कुछ ज्यादा ही खास हैं। मसलन, तुम्हें खुद पर लगे बलात्कार के इल्जाम पर क्या कहना है? क्या तुम पीड़ित लड़की को जानते हो? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो फिर वो इल्जाम क्यों लगा रही है? क्या तुमने उस लड़की के साथ बलात्कार किया, उसे डराया धमकाया और उसे बंधक बनाकर रखा? क्या तुम्हारे अपनी साधिकाओं के साथ भी नाजायज रिश्ते हैं? क्या तुम अपनी कुछ साधिकाओं के बच्चों के पिता भी हो? तुम इतने दिनों तक कानून से क्यों भागते रहे और इस दौरान किन लोगों ने तुम्हारी मदद की? तुम्हारे पास 130 से ज्यादा सिम कार्ड मिले हैं। आखिर इतने सिम कार्ड तुम्हें किसने और कब कब दिए? तुम्हारे साथ पकड़े गए हनुमान, भाविका और रमेश का तुमसे क्या रिश्ता है? क्या ये तमाम लोग तुम्हारे हर राज जानते हैं? और क्या तुम्हारे काम में इनका भी कोई हिस्सा है? क्या फरारी के दिनों में कोई ऐसा भी था जो तुम्हें पुलिस के मूवमेंट की खबर दे रहा था? सूरत पुलिस की माने तो नारायण साईं जांच में साथ नहीं दे रहा है। उसे पूछे गए ज्यादातर सवालों के जवाब या तो वो सर हिला के देता है या फिर हाँ या ना में। जाहिर है इन सवालों का जवाब देना नारायण साईं के लिए आसान नहीं है। इन्हीं सवालों के जवाब से और भी कई ऐसे सवाल सामने आने हैं जिनकी बदौलत पुलिस नारायण साईं को और भी ज्यादा घेरने की तैयारी कर रही है। नारायण साईं अब सूरत पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस इस बात से भली भांति वाकिफ है कि साईं बेहद शातिर दिमाग है और यही वजह है कि उससे पूछताछ के लिए पुलिस ने पहले से ही सवालों की एक फहरिस्त तैयार कर रखी है ताकि उसके तमाम करतूत बेपर्दा हो सके। गोपी धांधल और संजय सिंह के साथ अनुज मिश्रा, सूरत आज तक। कभी दाढ़ी मूछे मुंडवाकर तो कभी साधक के पास तो कभी उस आश्रम। पिछले 2 महीने से नारायण साईं भेष बदलकर भागा भागा फिर रहा था और पकड़ा गया तो साधु का चोला उतारकर टी शर्ट, ट्रैक सूट और सिर पर पगड़ी बांधे हुए। पूरे 58 दिनों तक देश भर के कई राज्यों की पुलिस को दौड़ाने और थकाने के बाद आखिरकार जब संत का चोला पहनकर लड़कियों की आबरू से खेलने वाला नारायण साईं पकड़ा गया, तब हाव भाव के साथ साथ उसका हुलिया भी बदला हुआ था। पुलिस को धोखा देने के लिए उसने साईं का चोला उतारकर ट्रैक सूट और पगड़ी पहन रखी थी।
दरअसल सूरत पुलिस की गुजारिश पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार नारायण साईं की तलाश में जुटी थी। इसी बीच मंगलवार देर रात दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को खबर मिली कि नारायण साईं लुधियाना के नजदीक एक गौशाला में ठहरा हुआ है। खबर मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम फौरन लुधियाना की तरफ कूच कर गई, मगर तभी मुखबिर से पता चला कि नारायण साईं लुधियाना की गौशाला से अचानक निकल गया है और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी अपना रास्ता बदल लिया। पुलिस के पास उस इको स्पोर्ट्स गाड़ी की भी जानकारी थी जिसमें नारायण साईं सवार था। पुलिस अब साईं की गाड़ी का पीछा शुरू कर देती है और आखिरकार कुरुक्षेत्र के पास पीपली गांव में गाड़ी को घेर लेती है। नारायण साईं कार की पिछली सीट पर छिपकर बैठा हुआ था। पहले तो पुलिस भी उसे देखकर गलतफहमी में पड़ गई। साईं को कभी इससे पहले ट्रैक सूट और पगड़ी में किसी ने देखा भी नहीं था, मगर पुलिस चेहरा अच्छी तरह पहचानती थी, लिहाजा साईं को दबोचने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने जैसे ही उसे अपनी गाड़ी में बिठाया तो साईं हाथ जोड़कर पुलिस से बोला, प्लीज मुझे मारना मत, मैं ही नारायण साईं हूं। इसके बाद पुलिस उसे लेकर सीधे दिल्ली क्राइम ब्रांच के दफ्तर गई। उसका मेडिकल कराया गया और फिर रोहिणी कोर्ट में पेश कर दिया गया। तब तक सूरत पुलिस को भी साईं की गिरफ्तारी की खबर मिल चुकी थी, लिहाजा सूरत पुलिस की टीम भी बुधवार की सुबह तक दिल्ली पहुंच गई। आज तक ब्यूरो। नारायण साईं तो पकड़ा गया, सूरत पुलिस उसका नार्को टेस्ट भी करवा सकती है, लेकिन क्या हाल है नारायण के पिता आसाराम का? बेटे की ही तरह बलात्कार का आरोप भी उन पर है। कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। शरीर की हालत हो गई सब। किसके किसके क्या कोई तकलीफ है बाबूजी? कोई तकलीफ है क्या? क्या तकलीफ है? कहते हैं पुलिस के सामने आते ही अच्छे अच्छों की हालत पतली हो जाती है, तो फिर आसाराम कैसे ठीक रहते? यौन शोषण के इल्जाम में पकड़े गए आसाराम की हालत भी अब ऐसी ही है। अदालत में पेशी के दौरान आसाराम से जब उनका हाल पूछा गया तो जुबान के रास्ते दिल का दर्द छलक कर बाहर आ गया। शरीर की हालत हो गई सब। किसके किसके क्या कोई तकलीफ है बाबूजी? कोई तकलीफ है क्या? क्या तकलीफ है? अदालत ने आसाराम के खिलाफ दाखिल पुलिस की चार्जशीट पर पहले ट्रायल के लिए 4 दिसंबर का दिन मुकर्रर किया था, लेकिन राजस्थान में चुनावों की वजह से इस दिन को मुलतवी कर अब 9 दिसंबर कर दिया गया है। आसाराम के खिलाफ पुलिस ने बाल यौन शोषण और बाल तस्करी समेत कई संगीन धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है, जबकि 140 गवाहों की एक लिस्ट भी तैयार की है। ट्रायल में पुलिस तमाम सबूतों और गवाहों के बयान के जरिए आसाराम पर लगे इन इल्जामों को सही साबित करने की कोशिश करेगी, और अगर वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हुई तो आसाराम को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। जाहिर है जैसे जैसे मामला अपनी अंजाम के करीब पहुंच रहा है, आसाराम की हालत पतली होती जा रही है। जोधपुर से नवीन दत्त के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।